मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत सीधा लखनऊ से करते हैं, जहां युवा उद्यमियों से संवाद कर रहे हैं पीएम योगी आदित्यनाथ। और क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में, वो सुनिए। हमारा प्रोडक्ट है वही लोग गिफ्ट में देते हैं और हर व्यक्ति अपने घर में उसको रखने पे गौरव की अनुभूति भी करता है। कितने बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर लोगों को रोजगार मिला, लोगों की आमदनी बढ़ी। मुझे याद है मुरादाबाद एक ब्रास का आइटम बनती है वहां पे 17-18 में, जो 17 में हम लोग आए, यहां पे सरकार आई, मैं गया था, बड़ी निराशा थी लोगों में, हताशा थी। लगभग वहां पर ब्रॉस से जुड़े हुए कार्यक्रम लगभग बंदी की ओर थे। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मार पड़ती थी, कहीं पे मार्केट नहीं था, उनके पास डिजाइन भी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उनके पास मार्केट की भी अभाव होता जा रहा था। हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया, इंस्पेक्टर राज से और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मनमानेपन को कंट्रोल किया। परिणाम क्या था? आज वहां पे 16 से 17 हजार करोड़ रुपए के प्रोडक्ट वहां से केवल एक्सपोर्ट होते हैं, अकेले मुरादाबाद से। हमारा कारपेट सेक्टर का जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी, कारपेट ये लगभग बंदी के कगार पर था। उसको हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ जोड़ा, एक्सपो मार्ट बनाया गया। आज परिणाम क्या है? जो आज से लगभग 8 वर्ष पहले बंदी की कगार पर था, आज वहां से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के कारपेट एक्सपोर्ट होते हैं। यानी डोमेस्टिक मार्केट की अलग वो है, लेकिन एक्सपोर्ट होते हैं। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। ऐसे ही जिस भी जनपद में जाएंगे, वहां का प्रोडक्ट अपना एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये था पहले भी, लेकिन पहले ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लोगों को लगता था अरे इसका क्या महत्व होगा। आज वही प्रोडक्ट हर व्यक्ति के घर में जा रहा है, लोग सम्मान के साथ उसको लेते हैं। हमने नकल तो की, लेकिन अकल नहीं लगाई। परिणाम हमें भुगतना पड़ा, प्रदेश को, देश को भुगतना पड़ा। आज भारत जब स्वयं के प्रोडक्ट पर, स्वयं की तकनीक पर विश्वास कर रहा है, तो हर भारतीय उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है और उस जुड़ाव का लाभ भी भारत को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर काफी प्रगति भी की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, उत्तर प्रदेश में आ रहे निवेश के प्रस्तावों को, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति को इसके साथ जोड़ के आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक रिफॉर्म भी की। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपेक्षाएं थी, उस पर खरा उतरने के लिए हर वह कदम उत्तर प्रदेश ने उठाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया। प्रदेश इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरे, इसके लिए हम लोगों ने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तो दिया ही, लैंड बैंक भी दिया, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी दिया और
एक एक स्तर पर मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म को इतना मजबूत किया कि आज जब कोई एक बार आता है तो उसको लगता है कि हाँ, मुझे अपना निवेश यूपी में करना चाहिए। बदले में उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी भी मिली, रोजगार भी मिला, बड़े पैमाने पे लोग उससे जुड़ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में कार्य हुए, निवेश के सेक्टर में कार्य हुए, पुलिस के आधुनिकीकरण पर कार्य हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य हुआ। हमारे पास 57,000 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने 5 से 6 नए रोजगार का सृजन किया है और वो गांव के ही व्यक्ति को वहां नौकरी दी, कहीं बाहर के व्यक्ति को नहीं। गांव का जो योग्यतम व्यक्ति होगा उसको हमने कहा वहां गांव में काम करेगा। और हर प्रकार का कार्य, साफ सफाई के कार्य से लेकर के बैंकिंग तक के कार्य को, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटर तक, ये सारा कार्य गांव का ही व्यक्ति गांव के अंदर कर रहा है। तो लगभग 6 से 7 रोजगार का सृजन अकेले हर ग्राम पंचायत के अंदर, गांव के अंदर हो रहा है। गांव आज आत्मनिर्भर हो रही है। उत्तर प्रदेश देश के उन चुनिंदे राज्यों में है जिनके गांव में आबादी अभी भी काफी बड़ी आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश में 65 से 70% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अर्बनाइजेशन हमारे यहां काफी देर से प्रारंभ हुआ। यद्यपि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले देश के बड़े महानगर हुआ करते थे। कानपुर देश के 4 महानगरों में गिना जाता था। लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, प्रयागराज है। लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार का माहौल न होने के नाते लगातार डिटोरेशन होता गया और एक समय ऐसा भी आया कि जब एक प्रकार की व्यवस्थाएं ठप सी हो गई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के महानगर एक नई दूरी तय करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। अर्बनाइजेशन तेजी के साथ बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से वहां सुविधाएं भी उसी तेजी के साथ बढ़ानी पड़ेंगी, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और उस कदम का परिणाम ही है। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में, क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्रफल वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था, 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों, ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है, ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? हमने कुंभ के आयोजन में 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन ये 7,500 करोड़ वह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। खासतौर पर प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर बने, 6 अंडरपास बने, 200 से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, नए कॉरिडोर बनाए गए, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण वहां पे किया गया और भी अन्य नए घाट का निर्माण हुआ। इन सब पे ज्यादा खर्च हुआ। कुंभ मेले की व्यवस्था की दृष्टि से कुल 1500 करोड़ रुपए हमने रखे थे और वह कार्यक्रम हमारा उस रूप में आगे बढ़ा। आज वही लोग कहते हैं साहब आपने इतने कम जगह, जब भीड़ इतनी ज्यादा आ रही थी तो इतने कम जगह पे क्यों ये आयोजन किया है? हमने कहा पहले तुम लोग तो 1000 करोड़ में ही संतुष्ट थे, हमने तो तुम्हारे सोच से भी 10 गुना आगे बढ़ा के 10,000 एकड़ में किया है।
और उस समय इनके पुराने बयान को और नए बयान को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को स्वयं हंसी आएगी कि ये लोग, इनका कौन सा बयान सच है, यही पता नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए, आप तो सभी उद्यमी हैं, अगर राज्य की तरफ से या केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलकर के 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ लें, खर्च करके अगर इकोनॉमी में 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती हो, तो कौन सा सौदा सही है। अब रुक करेंगे अगली खबर